हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू वेदांतु और वेलकम बैक टू वेदांतु नीट मीडीजी चैनल। मैं हूं आपका अपना गौरव गुप्ता, आपका फिजिक्स एक्सपर्ट, आपका फिजिक्स टीचर। एंड बच्चों, आज हम करने वाले हैं मोमेंटम एंड कोलिजन टॉपिक इन आवर क्लास 11th क्रैश कोर्स विच इज गोइंग ऑन। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाय मयूरी, हेलो अभी, हाय आयुष राठी, सब बढ़िया? कैसे हैं आप सब लोग एवरीवन? राइट यू इन द चैट बॉक्स एक बार जल्दी से सब लोग, कम ऑन गाइस। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड टू सी यू ऑल, गुड आफ्टरनून। ओके, आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। एंड इन अवर क्रैश कोर्स इन क्लास 11th इफ आई टॉक अबाउट, हमने लॉज ऑफ मोशन से और उससे पहले काइनेमेटिक्स से शुरुआत करके यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मोमेंटम एंड कोलिजन। और सबसे अच्छी बात, कल का जो सेशन है आपका, दैट इज अ मैराथन सेशन ऑन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यानी कि रोटेशनल मोशन। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि रोटेशनल मोशन का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन योर नीट एग्जामिनेशन। वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंगुलर मोमेंटम से, रोलिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, है ना। सो दैट इज़ वाई वी विल बी डूइंग वन मैराथन सेशन, और वो कल होगा 12:30 को। प्लीज़ डोंट मिस दैट सेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोमेंटम एंड कोलिजन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, किसी कारण से नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखो, ये है कोलिजन, है ना। तो ये जो आपको एनिमेशन में बिल्कुल स्लो मोशन में सुस्त कोलिजन यहाँ पे दिखाया गया है आपको, काफी, है ना, बहुत धीरे से आके फिर स्ट्राइक हुआ है। तो ऐसा पूल टेबल वगैरह में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। अगर कोलिजन की बात की जाए तो कोलिजन 3 टाइप के होते हैं, है ना। इलास्टिक कोलिजन होता है, प्लास्टिक कोलिजन होता है, और पार्शियली इलास्टिक प्लास्टिक कोलिजन भी होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली कोलिजन की बात करूं, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, तो सबसे पहले कोलिजन में ना मोमेंटम कंजर्वेशन हर एक कोलिजन में होता ही होता है। कोई सा भी कोलिजन का आप एग्जांपल लेंगे, हर एक कोलिजन में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करना होता है ये मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, कोलिजन का जो थ्योरी है बच्चों, है ना, पता नहीं आपको आसान लगती है डिफिकल्ट लगती है, बट इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बिल्कुल आसान लगेगी, और इसके बाद आपसे कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या क्या कह रहा हूं, ठीक है। कोलिजन में छोड़ दो, सबसे पहले आप भूल जाओ कि कितने टाइप के कोलिजन है, क्या होता है, थ्योरी को एक बार साइड रखते हैं, सीधा आते हैं एनालिसिस पे। कैसे एनालिसिस करनी होती है, वो सारे टाइप के कोलिजन में सेम ही होता है। तो देखो, सबसे पहले मान लो एक m1 मास का एक ब्लॉक है आपके पास, या फिर एक बॉल है आपके पास, जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी, है ना, u1 से चल रही है। u जब भी हम यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, और 1 का मतलब है पार्टिकल नंबर 1, ठीक है। सफिक्स 1 क्या है? पार्टिकल नंबर 1। तो m1 यानी कि मास ऑफ पार्टिकल 1, u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1। अब ये मान लो टकराती है एक दूसरे बॉल से जिसका मास है m2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली u2, है ना। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा उसमें था, u1 u2 m1 m2। अब इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, है ना, टकराव हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद में दे विल ट्रैवल विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना। उनकी कुछ अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं, कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। मैं अभी ऐसा मान के चल रहा हूं कि मान लो टकराने के बाद दिस इज मूविंग विथ v1 वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एंड m2 इज मूविंग विथ v2 वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या हो गया? सिनेरियो हो गया कि बिफोर कोलिजन वो u1 और u2 से चल रहे थे, आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड कितनी हो गई है? v1 और v2 हो गई है, ठीक है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी कोलिजन होता है तो हम बोलते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगा होगा सिस्टम पे, अगर दोनों बॉल को एक साथ कंसीडर किया जाए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 होता है। दोनों ही एक दूसरे पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो अगर दोनों बॉल्स को एक साथ सिस्टम कंसीडर किया जाए तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और जैसे ही देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। कंडीशन क्या है इसके लिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, फटाफट से एक बार देखते जाना, ठीक है।
इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा देखो, m1u1, राइट? सो m1u1 वेक्टर इज द इनिशियल वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, प्लस व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल नाउ, इट इज m2u2 वेक्टर। सही कर रहा हूं है ना, m2u2 वेक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, यानी कि m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। चाहे कैसा भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पार्शियली इलास्टिक हो, आप हमेशा हर कोलिजन के केस में मोमेंटम कंजर्व करोगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब कि जो वेलोसिटीज का डायरेक्शन है उसके अलोंग आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कोलिजन के अराउंड। सबको समझ में आया क्या ये चीज, है ना? ये कोलिजन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये था सिर्फ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 था। अब मैं आपको एक चीज फील कराता हूं, ध्यान से सुनना। असल में देखो, आपको मासेस पता होंगे, m1 और m2 आपको जनरली पता होगा, u1 और u2 भी जनरली पता होंगे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज आपको पता है कि कोलिजन के पहले कितनी स्पीड थी, फाइनल स्पीड आपको पता नहीं होती है। तो v1 अननोन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और v2 भी अननोन रहता है। तो इसका मतलब बच्चों कितने अननोन्स हो गए? 2 अननोन्स हो गए, v1 और v2। अब अगर आप एक इक्वेशन है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कितने इक्वेशन है? सिर्फ एक इक्वेशन है, तो क्या सिर्फ एक इक्वेशन से 2 अननोन आप कैलकुलेट कर लोगे? नहीं, 2 अननोन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ध्यान से सुनते जाना, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या चीजें हैं, ठीक है। इस केस में अप्रोच हो रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? पहले केस में वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कोलिजन के लिए, और दूसरे केस में कोलिजन के बाद वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर हम बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इसका फॉर्मूला होता है u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, है ना। देखो u1 ज्यादा होना चाहिए ताकि वो जाके उससे टकरा पाए, तो u1 माइनस u2 होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये देखो v2 माइनस v1। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का? इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि u1 वेक्टर इन माइनस u2 वेक्टर। ये फॉर्मूला आपका सेकेंड फॉर्मूला बनेगा, यानी कि सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब आपके पास हैप्पीली 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। इसमें एक और चीज आप याद रखिएगा बच्चों, ये तो पहला इक्वेशन है जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये दूसरा इक्वेशन है जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की 3 डिफरेंट केसेस में 3 वैल्यूज होती हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 हुआ तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर E का वैल्यू 0 है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन इलास्टिक, या फिर इसको आप प्लास्टिक भी कहते हैं, है ना। अगर E की वैल्यू जो है वो 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में है, यानी कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो ये पार्शियली इलास्टिक होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन का थ्योरी क्लियर हो गया क्या? बताओ कितने इक्वेशंस यूज करने कोलिजन में? सिर्फ 2 इक्वेशंस, कोई सा भी कोलिजन हो। पहला इक्वेशन है आपका m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 विच इज मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे करेंगे, एक क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। एक बार जल्दी से बाकी फॉर्मूले का क्विक रिकैप भी देख लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे एक इम्पल्स नाम की चीज होती है यहाँ पे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो जब ढेर सारा फोर्स छोटे से टाइम के लिए एक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कहलाता है ये, ठीक है। सो इम्पल्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए ये इम्पल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है एवरीवन। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नॉट अ बिग डील, है ना। सेंटर ऑफ मास में कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूं। ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले, अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेंटर ऑफ मास बेस से
2r/π डिस्टेंस पे पाया जाता है। अब ये पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, आई होप आपने ये पढ़ रखा होगा पहले, है ना। सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2r/π पे सेंटर ऑफ मास पाया जाता है यहां कहीं पे। अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो 4r/3π पे पाया जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है तो इसमें डिस्टेंस होता है r/2, बेस से r/2। सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तो 3r/8। अगर ये हॉलो कोन है तो फॉर्मूला बिल्कुल आपका ट्राइंगल की तरह होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही है, तो आंसर होता है h/3। h/3 डिस्टेंस पे पाया जाता है सेंटर ऑफ मास। सॉलिड कोन में आपका सेंटर ऑफ मास पाया जाता है h/4 पे। पहले जब जेई मेंस के क्वेश्चंस होते थे 3-4 साल पहले, तो वो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पे, मतलब इस पे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि हॉलो कोन में अगर वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिया जाए तो कितना होगा। कोई आइडिया है किसी को? वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? बेटा देखो, बेस से h/3 है और टोटल हाइट इसका h है, तो वर्टेक्स से कितना हो जाएगा? 2h/3। अब जल्दी जल्दी में आप रट के जाते हो कि भैया कौन है, हॉलो कौन है, h/3 होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, आप h/3 लगा के आ जाते हैं। बट ध्यान रखिए h/3 इसके बेस से है, अगर आप वर्टेक्स से लेंगे तो वो 2h/3 हो जाएगा, है ना। तो इतना तो ब्रेन हमें अपना ओपन रखना पड़ेगा कि भाई अगर सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है उसमें गलती करना क्या है? पाप है। पाप की सजा क्या है? पहले तो हम बोलते थे कि हरिद्वार चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे, डुबकी लगा लेंगे गंगा में। अब तो भैया लॉकडाउन चल रहा है तो आप पाप भी नहीं धो सकते अपने, तो इससे अच्छा पाप करो ही मत, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। रिजिड बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. Without loss of speed रिफ्लेक्ट हो जाता है। देखो, तो ये v स्पीड से कोई पार्टिकल अंदर आ रहा है और v स्पीड से ही रिफ्लेक्ट होके बेचारा निकल लिया। द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, कितना इंपल्स इम्पार्ट करेगा ये, ठीक है। तो अभी अभी आपको वैसे मैं हिंट दे दूं एक बार कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन मैंने आपको अभी सिखाया था, और इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये बात भी मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दी थी। सर्दी हो रही है यार, आई होप कुछ सीरियस नहीं है। खैर, सो कितने लोगों ने सही आंसर दिया देख लेते हैं एक बार। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, है ना। ए कह रहे हो आप लोग, बहुत सारे बच्चे m/v, ओके। और हाँ, ए वाले ही हैं ज़्यादातर, है ना। सर आर यू ओके? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। एलर्जी वाली ठीक होगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर तो गया नहीं हूँ बहुत दिनों से। बाल मेरे बढ़ रखे हैं, बाल भी नहीं कटवा पा रहा जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। सो बच्चों, आज मैं क्वेश्चंस ना अच्छे वाले करा रहा हूँ, तो मैं आज मेंटी नहीं करा रहा हूँ आपको, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे वाले क्वेश्चंस की। तो आज मेंटी बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले सेशन में यानी कि वेव ऑप्टिक्स में मेंटी होगा। बच्चों इसका आंसर MV होगा, और बिल्कुल इसका आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन में एक बार दे देता हूँ, है ना। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार, सुन लीजिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपको निकालना है इम्पल्स, तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो है चेंज इन मोमेंटम, सही है ना। देखो यहां से ऐसे आया था ये पार्टिकल, है ना, और इधर से ऐसे निकल गया था, सही है। और अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे आपसे हॉरिजॉन्टल के साथ, सॉरी वर्टिकल के साथ एंगल गिवन था, राइट। ये एंगल जो था वो वर्टिकल के साथ गिवन था, नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन था। दिस इज 60 डिग्री, करेक्ट। ये 60 डिग्री गिवन है, ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी भी v ही है। देखो सबसे पहले ना इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। काम बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका उठा के दो कंपोनेंट ले लो वेलोसिटीज का। ये वेलोसिटी अगर ऐसे आ रही है बच्चों, तो इसका एक कंपोनेंट देखो इस तरफ होगा, है ना, ये नीचे की तरफ ये वाला देखो, और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin 60। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखो v sin 60 हो जाएगा, और एक कंपोनेंट उसी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में होगा, ये रहा, जो कि होगा आपका v cos 60। सिर्फ कंपोनेंट्स लेने होते हैं यहाँ पे। तो देखो ऐसी वेलोसिटी गिवन थी, अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ, एक कंपोनेंट मैंने ये वाला ले लिया और उसका एक कंपोनेंट मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हो गए, एक v sin 60 है और एक v cos 60 है, नॉट अ बिग डील। दूसरी वाली वेलोसिटी के साथ भी सेम हरकत करनी पड़ेगी। देखो ये वेलोसिटी है और ये इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट,
जो कि फिर से v sin 60 होगा। दूसरा कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ऐसे है वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, विच इज अगेन v cos 60। ठीक है, अब आपके पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गई। एक डायरेक्शन ये वाली हो गई, मान लो इसको हम y कह लेते हैं और इसको हम मान लो x कह लेते हैं, है ना, हालांकि वो नेगेटिव x है, ठीक है, y और x के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, तो ये v sin 60 है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर फाइनल वेलोसिटी भी देखी जाए कोलिजन के बाद, तो वो भी v sin 60 ही है ना। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो बेटा y डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, तो आप क्या लिखेंगे, मास को तो आप कॉमन ले लीजिए, v2 माइनस v1 वेक्टर, है ना, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये बच्चों जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। बट ऐसा x डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं x डायरेक्शन में। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं इस पे, अगर बेटा ये चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो इम्पल्स कितना होगा इस डायरेक्शन में, बताइए। इम्पल्स भी जीरो होगा, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना यार, सिंपल सी बात हो गई, ये तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, विच इज v cos 60, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब आपको करना है मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब बेटा जब आप ये लिखोगे ना, तो एक वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि वो राइट की तरफ है, बट दूसरी वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ जाएगी क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ना, एक माइनस तो ऑलरेडी है, तो एक माइनस ऑलरेडी है, और जब आप ऐसा लिखेंगे v cos 60 माइनस माइनस ऑफ v cos 60, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस v cos 60। समझ आ रहा है? तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2mv cos 60, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और cos 60 की वैल्यू आप एंशिएंट सिविलाइजेशन से जानते हैं, 1/2 होती है, तो आप लिखेंगे 2mv इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल, आंसर इज mv। समझ आ रहा है नमूनो? अच्छा क्वेश्चन था, क्वाइट फ्रीक्वेंटली दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस नाउअडेज इन योर एग्जामिनेशन। हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू टेक द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, one will be in the y direction, one will be in the x direction. In the y direction we can see the velocity is equal in magnitude as well as same in direction, so the net change in momentum in y direction is zero. If change in momentum is zero, there is no impulse, because impulse is equal to change in momentum. Now in x direction you can see initial velocity is in plus x direction, v cos 60, final velocity minus x direction, v cos 60, because their directions are opposite, and when you are subtracting them they will actually get added because of the minus sign already there, है ना। So that is why your answer will be 2mv cos 60, cos 60 का value is 1/2, answer will be m into v। Got it, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, वी आर नमूने चलिए बहुत अच्छे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, ट्राई करो इसको, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। Two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities plus 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively. So दोनों equal masses हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, हालांकि m1 m2 लिखा है बट दोनों equal है, straight line में दोनों मूव कर रहे हैं। पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो मैंने डायग्राम में ऑपोजिट डायरेक्शन बना दिया। आपसे पूछ रहे हैं अगर वो कोलाइड करते हैं इलास्टिकली, इलास्टिकली का मतलब क्या होता है बच्चों, E = 1। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यानी कि E = 1 है, तो आपको बताना है वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी रिस्पेक्टिवली। अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक आता है ना, तो आप ये बिना सॉल्व किए बताओगे, है ना, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, डी होगा। बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर बाय द वे। और डी क्यों होगा, इसका क्या रीजन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, जब दो पार्टिकल्स इक्वल मास के, है ना, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, जब दो पार्टिकल्स इक्वल मास के इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है उनके बीच में,
तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो अगर पहले वाली की वेलोसिटी +3 थी और दूसरे वाले की -5 थी, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, -5 पहले वाले को मिल जाएगा और +3 दूसरे वाले को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस, बट अगर आपको पूरी पूरी फील नहीं आ रही है तो मैं आपको समझा भी सकता हूं यूजिंग अवर अप्रोच दैट वी हैव सीन, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही दोनों इक्वेशन है हमारे पास। चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहला मास वेलोसिटी इज 3, दूसरा मास वेलोसिटी इज -5, है ना। अब मान के चलते हैं कि आफ्टर कोलिजन लेट्स से इट इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ v1 एंड दिस इज हैविंग वेलोसिटी ऑफ v2। अकॉर्डिंग टू आवर मोमेंटम कंजर्वेशन आई कैन राइट m into 3 minus m into 5 is equal to mv1 plus mv2. Did you understand this everyone? Simple momentum conservation. m into 3 initial momentum, m into -5 initial momentum, final momentum assuming v1 and v2 it is mv1 plus mv2. Equation number 1. तो देखो इसमें से m तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, है ना, m is gone. You will be getting 3 minus 5 which is -2 is equal to v1 plus v2. This is the equation number 1. सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट फ्रॉम ई का फॉर्मूला। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि u1 माइनस u2। तो यू विल राइट E इक्वल टू 1 बिकॉज इलास्टिक कोलिजन इज देयर, फिर v2 अननोन है, माइनस v1 भी अननोन है, u1 इज हाउ मच एवरीवन? u1 इज 3, देखो पार्टिकल 1 का इनिशियल स्पीड इज 3 एंड देन -5, तो ये +5 बन जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। तो देखो ये v1 प्लस v2 इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 1, v1 माइनस v2 इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। सो जस्ट सिंपल है ना, दो इक्वेशंस होते हैं कोलिजन में यार, पहला होता है मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दोनों आपको यूज करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर। कोई कह रहा है सर मास सेम नहीं है इस क्वेश्चन में, बेटा मास सेम है इस क्वेश्चन में। देखो हमारे यहाँ तो इक्वल मासेस का मतलब सेम मास ही होता है। मुझे पता है आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि m1 और m2 लिखा हुआ है ना, बट उससे पहले लिखा हुआ है ना इक्वल मास। ये गंदी सी ट्रिक है एग्जामिनर की आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। बट हाँ, इक्वल मासेस लिखा है तो इक्वल मासेस ही होगा, m1 m2 नहीं लिखना चाहिए था उसको, आई अंडरस्टैंड दैट, है ना। मास m लिख देता तो काम हो जाता। ओके एवरीवन, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग एक बार, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए एवरीवन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, हाइट h से एक स्टोन को उठा के ड्रॉप कर दिया। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p, p मोमेंटम से मान लो हिट कर रहा है ग्राउंड को, है ना। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, then the momentum with which it will hit the ground. हाइट h से ड्रॉप किया तो p मोमेंटम से इसने हिट किया ग्राउंड को। अगर हाइट को 100% बढ़ा दें तो कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा? बहुत सारे बच्चे c कह रहे हैं यहाँ पे, c यानी कि 200%। अच्छा जी, और कुछ बच्चे b भी कह रहे हैं। ओके बच्चों, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट आप सभी से, इफ यू लाइक द सेशन सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, ओके प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। ओके चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। बी वाले काफी सारे बच्चे हैं, है ना, बी वाले बिल्कुल सही है, बी सही होगा। देखो, व्हेन यू रिलीज समथिंग फ्रॉम अ हाइट h with how much speed that particle is going to hit the ground, आपने हाइट h से किसी चीज को रिलीज किया तो कितनी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करता है? वो हिट करता है √2g इंटू एच से। सही है क्या? ये इसकी स्पीड हो जाती है ना, बिल्कुल सही है। तो उसने बोला कि मोमेंटम की बात कर रहा है वो, लेकिन है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट मोमेंटम। तो भाई मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड विल बी मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू √2gh। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हो गया। ये इनिशियल मोमेंटम था। बाद में उसने बोला कि हमने हाइट को ना 100% इंक्रीज कर दिया है। किसी भी चीज को जब आप 100% से इंक्रीज करते हो तो आप लिखेंगे h प्लस 100 अपॉन 100 इंटू एच, तो वो ट्वाइस h हो जाएगा, 2 टाइम्स h हो जाएगा। आप 100% से किसी चीज को बढ़ाते हैं वो डबल हो जाती है चीज।
200% बढ़ाते हैं तो ट्रिपल हो जाती है, 300% बढ़ाते हैं तो 4 टाइम्स हो जाती है ना, सिंपल सी बात है। तो यानी कि दूसरे केस में हमारा मोमेंटम जो होगा वो होगा m इंटू अंडर रूट 2g इंटू 2h, है ना यार, ट्वाइस ऑफ h, बिकॉज हाइट हैज बीन इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ h। तो यानी कि जो नया मोमेंटम है p2 वो p1 के कितने टाइम्स है, अंडर रूट 2 टाइम्स। कंपेयर कर लो, सिंपल सा मैथ है। पहला मोमेंटम था m इंटू अंडर रूट 2gh, यहाँ पे m इंटू अंडर रूट 2gh भी है, बट उसके अलावा एक 2 एक्स्ट्रा है रूट के अंदर, तो वही रूट 2 से ज्यादा हो गया आपका मोमेंटम, है ना, मोमेंटम आपका बढ़ गया रूट 2 टाइम्स। सो दैट इज वाई यू विल राइट कि फाइनल मोमेंटम इज रूट 2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। और एक्चुअली रूट 2 का मतलब होता है, मतलब फॉर्मूले उसका वैल्यू होता है 1.414। समझ आ रहा है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो आप बोलेंगे फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के 1.414 टाइम्स हो गया, एंड कोई भी चीज अगर 1.41 टाइम्स हो रही है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 41% इंक्रीज हुआ है। तो बी इज द आंसर, है ना यार। इनिशियल वो p था, उसमें 41% का आप इंक्रीज कर दो, तो आप ऐसा लिखोगे ना, p प्लस 41/100 इंटू p, तो कितना आएगा ये 1.41 p। राइट एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स है बात, बाकी कुछ इसमें फिजिक्स में ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। पहला मोमेंटम लिखो। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर अंडर रूट 2gh कैसे आया, बेटा ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। किसी चीज को जब आप ड्रॉप करते हैं तो रूट 2gh से आता है, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखो ये फॉर्मूला यूज कर लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज 2ah हो जाएगा, a की वैल्यू g है तो v आ जाएगा अंडर रूट 2gh, है ना यार। काइनेमेटिक्स है एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाय निदा, वेलकम। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v meter per second will be. आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, उसमें सैंड गिर रहा है मस्त ऐसे, देखो ऐसे सैंड गिरते जा रहा है, और ये कितने रेट से गिर रहा है, m kg पर सेकेंड सैंड इस पे गिरते जा रहा है ना। आपसे पूछ रहे हैं अगर आपको इस बेल्ट को एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है, v इक्वल टू कांस्टेंट, तो बताइए इसमें आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउ मच इज द फोर्स नेसेसरी टू डू दैट, फोर्स नीडेड इज हाउ मच। ठीक है, चलिए बताइए एवरीवन। ओके सो बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, है ना, बी वाले बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बात है नमूना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कौन कौन बी कह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज 0। सुबल सरकार इज सेइंग कि कांस्टेंट वेलोसिटी है सर, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, है ना। तो सर हम बोलेंगे 0 है आंसर। अच्छा बहुत सारे बच्चे 0 कह रहे हैं ना, क्या बात है। मैं आपको एक झटका देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा सा झटका। इसका जो सही आंसर है वो 0 नहीं है, इसका सही आंसर है m इंटू वी न्यूटन। आज एक चीज सीख लो, ठीक है, m इंटू वी न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं, देखो सभी को पता है क्या, फोर्स इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, डी पी अपॉन डी टी, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी, है ना बच्चों, और आप पी यानी कि मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या किया था, आपने ये अज्यूम किया था कि मान लीजिए मास कांस्टेंट है, ऐसा माना गया था वहां पे कि मान लीजिए मास कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आके बैठ जाएगा, और वो अगर डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो अंदर आपके पास बचेगा dv बाई dt, और इसको आपने प्यार से लिख लिया था एक्सेलरेशन a, है ना। तो आपके फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बताओ इसमें क्या अजम्पशन है, अगर आप लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें अजम्पशन है कि मास कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सभी को। क्या मास यहां पे कांस्टेंट है, नहीं, मास कांस्टेंट नहीं है, m kg पर सेकेंड मास इसमें गिरता जा रहा है। तो अगर इनिशियली यहाँ पे 1 kg था तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे 1 प्लस m kg होगा, 2 सेकेंड के बाद 1 प्लस 2m kg हो जाएगा, है ना। तो मास कांस्टेंट नहीं है। तो सर अब कैसे सॉल्व करें, बताओ सर, आप ही हेल्प करो, कैसे करना है। देखो सो फोर्स को आप लिख सकते हो d बाई डी टी एम इंटू वी, है ना। अब देखो यहाँ पे v भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब
सिचुएशन में ले रहा हूं ऐसा कि मान लीजिए v भी वेरिएबल हो और m भी वेरिएबल हो। जब दो वेरिएबल सिस्टम होता है ना, तो आप इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, f इज इक्वल टू, एक बार आप मास को कांस्टेंट रखो और v को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन में चेन रूल सीखा होगा ना, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, मास को कांस्टेंट रखो, v को डिफरेंशिएट करो, तो ये मिलेगा m इंटू डी वी बाई डी टी। दूसरे केस में आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो और मास को डिफरेंशिएट करो। ऐसे करते हैं जब दोनों वेरिएबल्स हों, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बेटा देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, देखो वेलोसिटी हमें कांस्टेंट रखनी है, v इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप लिखेंगे dv बाई dt जीरो हो जाएगी। तो यहां से आपका जो फोर्स का वैल्यू निकलेगा ना, वो निकलेगा v इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। अब बताइए ये dm बाई dt का क्या मतलब होता है? दिस इज रेट ऑफ मास फ्लो, और वो भी हमको गिवन है यार, देखो m kg पर सेकेंड, यही तो है ना। ये देखो ये ऊपर क्या आएगा kg, नीचे क्या आएगा सेकेंड, ये तो हमें गिवन है कैपिटल M। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इंटू डी एम बाई डी टी, जो कि कैपिटल M गिवन है। आंसर आ गया m इंटू वी। एक्सीलेंट क्वेश्चन है ना। और इसमें ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि आप लिखते हैं, हाँ यूवी रूल लगाना था, करेक्ट महाराज। आप यही मिस्टेक कर देते हैं कि आप बोलते हैं अच्छा जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो कर दो, फोर्स जीरो कर दो, बी लगाओ आगे बढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है। अगर मास कांस्टेंट होगा तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, F इक्वल टू एम ए। अगर मास कांस्टेंट नहीं है आप ऐसे सॉल्व करिए उसको, यूवी रूल से डिफरेंशिएट करिए, एक बार m को कांस्टेंट रखिए, v को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे केस में v को कांस्टेंट रख के m को डिफरेंशिएट करिए, फिर लगाइए जो भी चीज गिवन है आपको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी नाइस एवरीवन, समझ आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। लेट्स मूव अहेड नाउ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक 1 kg का स्टेशनरी बॉम्ब है ना, एक 1 kg का बॉम्ब यहां पे रखा हुआ है, एंड इट इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है, और पार्ट्स हैं 1:1:3 रिस्पेक्टिवली, है ना। 1:1:3 के रेशियो में जो है आपका ये हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30, देन वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट विल बी। दो पार्ट्स हैं जो सेम मास के हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट कितना होगा। ए कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे आपका ए आंसर। देखो सिंपल है, 1:1:3 का रेशियो है। मैं मान लेता हूं अगर पहले मास का जो मास है पहले पार्टिकल का वो x है, तो दूसरे का भी x होगा, 1:1 का रेशियो, बट तीसरे वाले का 3x हो जाएगा। सही है ना, पहले वाले का x ले लो, दूसरे वाले का भी x ले लो, तो तीसरे वाले का 3x हो जाएगा। अब ये जो x और x वाले हैं जो इक्वल मासेस हैं, वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विथ 30 वेलोसिटी, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब ये तो इनका मासेस है ना, ये इनका मास है। आप x से नहीं बन रहा आपसे तो आप m ले लो यार, चलो मैं m लेके सिखा देता हूँ, है ना। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं x क्या है सर। वैसे भी आप x से बहुत परेशान रहते हो ना, परेशान हो क्या अपनी x से, मतलब x से मतलब समझ रहे हो ना। खैर m ले लो आप, ठीक है, m:3m, ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं, देखिए एक बार, है ना। पहला मास m है, दूसरा मास भी m है, और तीसरा मास कितने का हो गया, 3m का हो गया। अब ये कह रहा है दो मासेस जो इक्वल मास के हैं, दो पार्टिकल्स, वो 30 मीटर पर सेकेंड से निकल लिए। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, इस वाले का 30 इंटू एम होगा, हाँ, और इस वाले का कितना होगा, 30 इंटू एम होगा। सही है ना, ये 30 इंटू एम, मास इंटू वेलोसिटी यार, और ये भी 30 इंटू एम। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए तीसरे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तीसरा पार्टिकल जिसका मास 3m है उसकी वेलोसिटी आखिर कितनी होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी ये बॉम्ब फूटता है बुडुम से, है ना, तो इसका मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है एवरीवन, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका सबसे पहले बता देता हूं। अगर ये बॉम्ब फूट रहा है तो आप लिखेंगे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम विल रिमेन 0। ऐसा क्यों बोलेंगे हम, देखो, क्योंकि जब बॉम्ब रेस्ट पे था बच्चा इनिशियली, है ना, इनिशियली जब बॉम्ब रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है, तो यही तो फाइनल मोमेंटम भी होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम लिखना है, उसको 0 से इक्वेट कर देना है। ये लॉजिक समझ में आया क्या।
बॉम्ब पहले रेस्ट पे है तो फूटने से पहले क्या मोमेंटम था उसका, जीरो था। तो फूटने के बाद कितना होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नेट फोर्सेस आर जीरो, है ना। तो आपको सिर्फ ये करना है कि टोटल मोमेंटम लिखना है, उसको इक्वेट टू जीरो कर देना है। अब आपको सीखना ये पड़ेगा कि भैया टोटल मोमेंटम हम आखिर लिखते कैसे हैं, तो वो मैं आपको एक बार सिखाता हूं, है ना। टोटल मोमेंटम आप कैसे लिखोगे देखना ध्यान से। ये आपका बॉम्ब है, एक पार्टिकल इधर गया, दूसरा पार्टिकल इस तरफ चला गया, तीसरा पार्टिकल मुझे नहीं पता कहां जा रहा है ना। मान लीजिए इसका मोमेंटम P1 है, इसका मोमेंटम P2 है, इसका मोमेंटम आप P3 वेक्टर लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सही है एवरीवन। अब देखना मैं ना आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखूंगा। इसका मोमेंटम था बच्चों 30 इंटू एम, ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको मैं लिखूंगा 30 एम आई कैप। समझ आ रहा है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। P2 का मोमेंटम भी है 30 इंटू एम, वो वाई डायरेक्शन में है तो उसको मैं लिखूंगा 30 इंटू एम जे कैप प्लस P3 वेक्टर मेरे को अभी नहीं पता है, इसको मैं इक्वेट टू जीरो कर दूंगा। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा कि P3 वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं -30 एम आई कैप -30 एम जे कैप। समझ आ रहा है क्या? सिंपल, मैंने सिर्फ टोटल मोमेंटम लिखा है, इक्वेट टू जीरो कर दिया है, नथिंग एल्स, है ना। अब P3 वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा देखना ध्यान से। P3 को आप लिखते हैं मास ऑफ थर्ड पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। बताइए मास कितना है थर्ड पार्टिकल का, ये 3m है, अभी अभी देखा था ना, दो पार्टिकल्स m और m के हैं, तीसरा पार्टिकल 3m का है। तो 3m इंटू V3 वेक्टर इज इक्वल टू -30 m आई कैप -30 m j कैप। अब देखो m और m हो जाएंगे कैंसिल, ये 3 जब जाएगा इस तरफ तो 3 जब डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आएगा -10 आई कैप -10 j कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया तीसरे पार्टिकल का। सिंपल, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तीन डायरेक्शन, दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर गिवन है, आप उनको आई और जे मान लो, ठीक है। उनका मोमेंटम लिख लो 30 m आई कैप प्लस 30 m j कैप, और P3 वेक्टर आपको पता अभी नहीं है, ठीक है। आप यहां से लिख लो, P3 वेक्टर निकाल लो, ये इसका तरीका हो गया। अब देखो V3 वेक्टर ये आया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10√2, ठीक है। अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 10√2। ये इसका सिंपल तरीका नहीं था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था। क्या मैं अब आपको एक सिंपल तरीका बताऊं ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए? सिंपल तरीका देखना है क्या सभी को? अब एक सिंपल तरीका देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, आई नो ये करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होती है, शॉर्ट ट्रिक देखना आप लोग, ठीक है एवरीवन। चलो देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि टोटल मोमेंटम कितना होना है, जीरो होना है टोटल मोमेंटम, राइट। अब ध्यान से देखना, दो पार्टिकल्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो यार उनका नेट मोमेंटम कितना होता है। देखो 90 डिग्री एंगल है ना, दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखना, दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पे, सेम मैग्नीट्यूड है उनका, इनका नेट कितना होता है, √2p होता है, ये सभी को पता है क्या? दो वेक्टर्स 90 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड, √2p। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि इन दोनों पार्टिकल्स का जो नेट होगा, नेट मोमेंटम, वो होगा √2 टाइम्स 30 इंटू m। कुछ भी नहीं किया यार, √2 टाइम्स वेक्टर किया है, ठीक है, √2 टाइम्स 30 इंटू m। अब ये इन दोनों का नेट है, और अगर टोटल मोमेंटम को जीरो होना है तो वो कैसे जीरो होगा? थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए इसके रिजल्टेंट के। फिर से सुनना, दो पार्टिकल्स थे, मैंने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब मेरे को दो पार्टिकल से क्या मतलब है, रिजल्टेंट से मतलब है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है √2 इंटू 30 इंटू m। तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम इसके इक्वल ऑपोजिट होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। तो तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होना चाहिए, 3m इंटू V3, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और ये इक्वल होना चाहिए √2 इंटू 30 इंटू m से। देखो हो गया आंसर, m और m कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल, 10√2 इज द आंसर। समझ आ रहा है? शॉर्ट ट्रिक था ये, है ना। दो पार्टिकल्स का नेट ले लो तो नेट विल बी √2 इंटू 30 इंटू m, और इसका जो नेट है वो थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल और ऑपोजिट होगा। थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 3m इंटू V3, आपका आंसर आ गया V3 का यहां से 10√2। गॉट इट एवरीवन?
इतना कुछ करके मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि आपको पहले फील हो कि भाई शॉर्ट ट्रिक की अहमियत क्या होती है ना। वरना आपको लगता है कि ठीक है सर ने बता दिया मेथड, याद कर लेंगे। ये अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, और आपसे जल्दी हो जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है एवरीवन, चलिए। तो आपको मेथड 1 अच्छा लगा, चलो ठीक है। हाँ, उसमें फील थोड़ी ज़्यादा आती है, सही है। मतलब यहाँ पे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। ये सेफ मेथड है, सेकेंड मेथड वाला है ना, ये वाला। वो वाला मेथड आप अगर प्रो हैं तो आप स्टंट मार सकते हैं, स्टंट है एक तरह से, है ना। चलो एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मोमेंटम और कोलिजन की फील आई होगी। मैंने आपको देखो किस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन आपको नहीं कराया मैंने, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया जहाँ पे आपको इम्पल्स निकालना था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये मोमेंटम वाला कराया, परसेंटेज में आप गलतियां करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको ये वाला कराया था जहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं लिख सकते आप, है ना, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं था। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया मैंने आपको। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला कराया है, 3 डायरेक्शन वाला। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब आपके होमवर्क हैं। ये देखो रॉकेट वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हमारे वेदांतु नीट मीडी जी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर इट। अब देखो बच्चों कपिल कह रहा है सर लॉकडाउन ऐसे बढ़ रहा है जैसे लड़कियों के नाखून। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन बढ़ चुका है भाई 3 मई तक, और पता नहीं कितना और बढ़ेगा। अच्छा सुनो ध्यान से अब, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और इसके बाद आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आएगा। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, और थोड़ा अच्छा टॉपिक है भी ये। बट जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है ना, उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताओ, है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ उसमें, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है वो टॉपिक। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का आई होप कि आज आप ना इसके होमवर्क्स कर लेंगे। और होमवर्क में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके निपटा दो यार, नीट के निपटा दो सबसे पहले तो आप, है ना। सबसे पहले तो आप नीट के क्वेश्चंस कर लो। बट येस, आप अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो करने चाहिए। बट फिलहाल के लिए आप नीट के क्वेश्चंस तो पक्का कर लीजिएगा आज के आज। और कल हम लोग मिलेंगे आरबीडी के साथ। आरबीडी यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, 12:30 को सेशन होगा, और ये सेशन मैराथन का सेशन होगा, ठीक है। यानी कि 2 घंटे में पूरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, पूरा रोटेशनल मोशन खत्म करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी 1:30 को वेव ऑप्टिक्स करने वाले हैं, तो आ जाओ, और उसमें मेंटी करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में मेंटी करने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, है ना। तो उसमें हम मेंटी कर लेंगे, ठीक है। 1:30 को अभी है सेशन, तो आपके पास टाइम है करीब करीब 15 मिनट। मिलते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है एवरीवन। चलिए गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, ओके। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।